हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्या नया शुरू करने वाले हैं पता है आपको? ये तो पता है हमने क्या पढ़ लिया आज से पहले। देखो हमने क्या पढ़ा है वैद्युत रसायन में अब तक, उसको मैं थोड़ा फास्टली रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी वैद्युत रासायनिक सेल की। देखो हमने दो तरह के सेल बताए थे शुरुआत में, एक तो वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, और दूसरा बताया था मैंने वैद्युत अपघटनी सेल। अब तक हम वैद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे थे। वैद्युत रासायनिक सेल ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, वैद्युत ऊर्जा। और हमने वहाँ एक एग्जाम्पल देखा था डेनियल सेल का। डेनियल सेल में किस तरह दो अर्ध सेल होते हैं, एक एनोड का काम करता है, एक कैथोड का काम करता है। एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। एनोड पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश, और कैथोड पर धनावेश। ये ध्यान रखेंगे, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऋणावेश और कैथोड पर धनावेश होता है। इसके बाद में बात की थी हमने कि सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव किसके बराबर होता है, कैथोड और एनोड के विभवों के अंतर के बराबर। इसके बाद में हमने बात की थी इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड विभव जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ पर और विलयन में अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा पढ़ा था हमने, जिसके कारण दोनों का जो पृथककारी पृष्ठ है वहां पर विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा था हमने, इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद हमने बात की थी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका उपयोग संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड और कैथोड दोनों की भांति ही कार्य करता है, ऐसा हमने देखा था। उसके बाद हमने बात की थी नैन-चार्ट इक्वेशन की। नैन इक्वेशन का उपयोग करके हमने सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया था। नैन इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, ई सेल बराबर होती है ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। एक इम्पोर्टेंट समीकरण है और इस पे आधारित हमने न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे। ठीक है, अब हम दूसरे सेल की बात करेंगे। हमने शुरू में बताया था कि दो तरह के सेल होते हैं, एक तो वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा सेल कौन सा होता है, वैद्युत अपघटनी सेल। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, वैद्युत अपघटनी सेल की। लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल जो है इसको पढ़ने से पहले हम बात करेंगे वैद्युत अपघटय पदार्थों की, क्योंकि यहाँ वैद्युत अपघटय पदार्थों का उपयोग होगा वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर। देखिए हमने पढ़ा है पहले की क्लासेस में कि चालक दो तरह के होते हैं। हमने पढ़ा है दो तरह के चालक होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक और एक पढ़ा है हमने कौन सा, आयनिक चालक या वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चालक का मतलब इनमें विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण इनमें विद्युत का प्रवाह, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। जैसे धातु कैसी चालक होती है, इलेक्ट्रॉनिक चालक। एक होते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत का प्रवाह होता है किसके कारण, आयनों के कारण। किसके कारण होता है, आयन प्रवाह करते हैं, आयनों की गति के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। धनायन और ऋणायन जो है वो गति करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा वैद्युत अपघटनी चालकों में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चालक जैसे धातुएं, जो धातुएं होती हैं वो कैसी चालक होती है, इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है। और जो वैद्युत अपघटय पदार्थ
इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको कहते हैं हम, वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं वो कौन से चालक होते हैं? वैद्युत अपघटनीय चालक होते हैं। ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं इनमें विद्युत का प्रवाह जब होता है तो यहाँ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। जैसे धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर का वायर है, कॉपर के वायर में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जितने भी ज़्यादातर सर्किट होते हैं कॉपर वायर के होते हैं। तो क्या कॉपर वायर में विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद कोई रासायनिक चेंज आता है? जैसे हमने रात को कॉपर वायर से जोड़ करके सर्किट बनाया और हम पंखा चला रहे हैं या कूलर चला रहे हैं, सुबह जा करके देखा कि कॉपर वायर किसी दूसरे सबस्टेंस में, दूसरे पदार्थ में चेंज हो गया, ऐसा हुआ था? नहीं होता है ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक चालकों में, धात्विक चालकों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। लेकिन जो वैद्युत अपघटनीय चालक हैं इनमें रासायनिक परिवर्तन आता है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरा पदार्थ बन जाएगा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा अभी आगे देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक चालक अगर ताप में वृद्धि करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक के ताप में वृद्धि करेंगे, धात्विक चालक के ताप में वृद्धि करेंगे तो इनकी चालकता घट जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कांपनी गति होगी, कंपन होगा, जिसके कारण इनकी चालकता में कमी आएगी। लेकिन वैद्युत अपघट्य पदार्थों के ताप में वृद्धि करने पर इनमें क्या होता है? आयन मुक्त हो जाएंगे, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह अच्छा होगा। ठीक है, जिससे इनकी चालकत्व में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? समझ में आएगा? तो दो तरह के चालक हो गए, इलेक्ट्रॉनिक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक। वैद्युत अपघटनीय चालक कौन होते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अब वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं उसकी बात करें हम। वैद्युत अपघट्य पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ये आयनों में वियोजित हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके गलित अवस्था में या जिनके विलयन से विद्युत का प्रभाव होता है वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ये गलित अवस्था में या इनके जलीय विलयन में विद्युत का प्रभाव होता है, यानी गलित अवस्था में या जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों में टूट जाने के कारण विद्युत का प्रभाव होता है, क्योंकि आयन क्या करेंगे? गति करेंगे। आयन गति करेंगे तो विद्युत का प्रभाव होगा। क्लियर? अब वैद्युत अपघट्य पदार्थ दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, और एक होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। क्लियर? देखो, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कोई भी अम्ल हो सकता है, कोई भी क्षार हो सकता है, कोई भी अम्ल, कोई भी क्षार, कोई भी लवण, ये सारे कौन से पदार्थ होते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। और हमने कहा कि ये दो तरह के होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो हैं जल में घोलने पर इनका आंशिक आयनन होता है, आंशिक यानी कि कुछ मात्रा ही आयन में परिवर्तित होती है। तो क्या होता है? जल में इनका आंशिक आयनन होता है। ठीक है, आंशिक आयनन होने से क्या होगा? इनके विलयन में आयनों की संख्या कम होगी, और आयनों की संख्या कम होगी तो क्या होगा? ये विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, यानी इनके विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि आयनों की संख्या कम है।
प्रबल वैद्युत अपघटय। प्रबल वैद्युत अपघटय ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने विलयन में, जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयन हो जाता है। इनका जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयन हो जाता है, लगभग पूर्ण आयन। ठीक है, ऐसे वैद्युत अपघटय पदार्थ जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और लगभग पूर्णतः आयनित होने के कारण इसमें आयनों की संख्या ज्यादा होती है। तो आयनों की संख्या ज्यादा होने का ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। आयन ज्यादा होंगे तो ज्यादा आयन गति करेंगे, विद्युत के अच्छे चालक होंगे कौन? प्रबल वैद्युत अपघटय पदार्थ। अब प्रबल वैद्युत अपघटय पदार्थ और दुर्बल वैद्युत अपघटय पदार्थों के उदाहरण याद होने चाहिए। देखो दुर्बल अम्ल जो होता है, दुर्बल अम्ल, कोई भी दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल वैद्युत अपघटय होता है। इसी तरह दुर्बल अम्ल जैसे कार्बोनिक अम्ल H2CO3, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार जैसे NH4OH। ठीक है, ये कैसा वैद्युत अपघटय है? दुर्बल वैद्युत अपघटय पदार्थ है। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार से जो लवण बनता है, इन दोनों से जो लवण बनेगा वो भी कैसा होगा? दुर्बल वैद्युत अपघटय। जैसे CH3COOH और NH4OH, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है, तो इनसे जो लवण बनेगा कौन सा? CH3COONH4, अमोनियम एसिटेट। ये कैसा वैद्युत अपघटय पदार्थ होगा? एक दुर्बल वैद्युत अपघटय पदार्थ होगा। ये काम आएंगे आगे हमें, तो पता होनी चाहिए दुर्बल वैद्युत अपघटय पदार्थ क्या है और इनके एग्जाम्पल हमें पता होने चाहिए। इसके बाद में बात की प्रबल वैद्युत अपघटय पदार्थों के उदाहरण। देखो प्रबल वैद्युत अपघटय होते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। ठीक है, प्रबल अम्ल जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सब कैसे अम्ल है? प्रबल अम्ल। और प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH, ये सब कैसे क्षार है? प्रबल क्षार। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण। ठीक है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लवण हों जैसे HCl और NaOH का लवण हो गया NaCl, जैसे KCl, जैसे K2SO4, जैसे NaNO3। ठीक है, इसी तरह किसी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण भी हो सकते हैं। यानी एक चीज प्रबल होनी चाहिए, प्रबल अम्ल हो या प्रबल क्षार या दोनों प्रबल, दोनों का ये एग्जांपल हो गए। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल जैसे HCl, दुर्बल क्षार जैसे NH4OH, तो इनका लवण क्या हो गया? NH4Cl। ठीक है, इसी तरह अम्ल दुर्बल हो सकता है, क्षार प्रबल हो सकते हैं। जैसे NaOH और CH3COOH से बना लवण क्या हो जाएगा? CH3COOH। यहाँ क्षार तो है प्रबल, NaOH से आया Na, और अम्ल है दुर्बल, CH3COOH से आया CH3COOH। ठीक, तो ये सारे होते हैं प्रबल वैद्युत अपघटय पदार्थ। प्रबल अम्ल हो सकता है, कोई प्रबल क्षार हो सकता है, कोई लवण हो सकता है, जिसमें अम्ल या क्षार में से कोई एक प्रबल होना चाहिए। दोनों भी प्रबल हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हो गए वैद्युत अपघटय पदार्थ और उनके प्रकार। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनके विलयन से या जिनके विलयन में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, यानी वो आयनों में वियोजित नहीं होते, यानी उनमें आयन होते नहीं। जैसे उनको बोलते हैं वैद्युत अनअपघटय। क्या बोलते हैं उनको? वैद्युत अनअपघटय। क्या बोलते हैं? वैद्युत अनअपघटय पदार्थ। वैद्युत अनअपघटय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जैसे शक्कर है, ग्लूकोज है, यूरिया है ना? ग्लूकोज, यूरिया, शक्कर, एथिल अल्कोहल, ये इस तरह के पदार्थ हैं जो जिनके विलयन से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी इनमें आयन नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात?
तो ध्यान रखेंगे, दो तरह के चालक बताए हमने, इलेक्ट्रॉनिक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक जैसे कोई भी धात्विक चालक है, कोई भी तार है, उसमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों का होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। और वैद्युत अपघटनी चालक, इनमें विद्युत का प्रवाह आयनों की गति का होता है। ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करता है, क्योंकि गलित अवस्था में या जलीय विलयन में इनमें आयन पाए जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं, अब वैद्युत अपघटन के दो तरह के देखे हमने, दुर्बल और प्रबल। ये ध्यान रखेंगे, एक होते हैं वैद्युत अपघटन जिनसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अब हम आगे बात करेंगे वैद्युत अपघटनी सेल की। वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए वैद्युत अपघटनी सेल क्या काम करता है, देखो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, हमने पढ़ा है कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल या वैद्युत रासायनिक सेल, जो क्या काम कर रहा था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, वैद्युत रासायनिक सेल। और वहां हमने बताया था कि वैद्युत रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कब बदलती है, जब स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी वैद्युत अपघटनी सेल की। तो देखो वैद्युत अपघटनी सेल लगभग इसका अपोजिट होता है वैद्युत रासायनिक सेल का। अगर वैद्युत रासायनिक सेल हमें समझ में आ गया है, हमें ध्यान है, तो वैद्युत अपघटनी सेल को देखेंगे, दोनों में अंतर करेंगे अपने आप। देखिए वैद्युत अपघटनी सेल क्या काम करता है, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अब वैद्युत ऊर्जा जब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, इसका मतलब यहां जो अभिक्रिया होगी, जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी इस सेल के अंदर, वो स्वतः नहीं होगी। वो कैसी होगी, अस्वतः। यानी यहाँ जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी वो किसके कारण होगी, वैद्युत ऊर्जा के कारण, अपने आप नहीं होगी। जबकि हमने देखा था वैद्युत रासायनिक सेलों में स्वतः अभिक्रिया होती है। तो यहाँ अभिक्रिया कैसी होगी, अस्वतः, अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। ठीक, अब अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, हमने पढ़ा था सेल की गिब्स ऊर्जा में कि जब अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान कैसा होगा, धनात्मक। क्लियर, अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान कैसा होता है, धनात्मक। और धनात्मक का मतलब डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। यहां डेल्टा जी में कमी नहीं आती। ये जो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं, इनमें आयन गति करते हैं। क्या गति करते हैं, आयन। यानी यहां पर जब आयन गति करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक चेंज आएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, जैसे हम किसी वैद्युत अपघटनी सेल को देखते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल है कोई, देखो वैद्युत अपघटनी सेल को इस तरह बनाया जाता है, ये टैंक है, ये टैंक किसी ऐसे पदार्थ का बना हुआ है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जो विद्युत का दुर्बल चालक होता है या अचालक। इसमें लगे होते हैं दो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को जानते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड किसी वैद्युत अपघटन पदार्थ के विलयन के अंदर रखे हुए। ये कोई वैद्युत अपघटन पदार्थ है, उसके विलयन में रखा गया है इन इलेक्ट्रोडों को। ठीक, और दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया गया है किससे,
इससे जोड़ दिया है बैटरी से, जैसे जोड़, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, धनात्मक सिरा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ऋणात्मक सिरा है। अब यहां पर जिस इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, जिसको पॉजिटिव से जोड़ा, वो तो किसका काम करेगा? एनोड का। किसका काम करेगा? एनोड का। और जिसको नेगेटिव से जोड़ा है वो किसका काम करेगा? कैथोड का। क्लियर? यहां एनोड पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव से जोड़ा है तो इसका भी पॉजिटिव चार्ज होगा। एनोड कैसा होगा? यहाँ पर धनात्मक, और कैथोड कैसा होगा? यहाँ पर ऋणात्मक। ये ध्यान दें। वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था कि एनोड पर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव, और कैथोड था वहां पर पॉजिटिव। लेकिन वैद्युत अपघटनीय सेल में एनोड तो कैसा है? पॉजिटिव, और कैथोड कैसा है? नेगेटिव। उसका उल्टा है, ये ध्यान रखना। देखो एनोड का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया था। एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जहां ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, इसलिए ये एनोड है। यहाँ अपचयन की अभिक्रिया होगी, इसलिए ये कैथोड है। क्लियर? अब चार्ज यहाँ पर धनात्मक है, इस पर ऋणात्मक, ये ध्यान रखें। लेकिन अभिक्रिया वही होगी, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पर अपचयन होगा। जब परिपथ को बंद करते हैं, परिपथ को बंद कर देंगे, परिपथ बंद कर देंगे तो क्या होगा? इस बैटरी से इस विलयन के अंदर विद्युत का क्या होगा? प्रवाह। जब विद्युत का प्रवाह होगा तो इसमें जो वैद्युत अपघटन पदार्थ है, मान लीजिए इसमें कोई वैद्युत अपघटन पदार्थ भर दिया हमने, कौन सा? HCl भरा हुआ है। ठीक, अब HCl भरा हुआ है तो इस विलयन में दो आयन होंगे, एक तो H+ आयन होंगे और एक Cl- आयन। दो तरह के आयन होंगे इस विलयन के अंदर, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव आयन है, जो धनायन है, जो कैटायन है, वो तो किसकी तरफ जाएंगे? किसकी तरफ जाएंगे? देखो हम, ये प्रकृति का नियम है, धनायन जाएगा किसकी तरफ? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, और ऋणायन किसकी तरफ आएगा? धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी विपरीत आयनों के मध्य आकर्षण होता है। समझ में आ गई बात? तो धनायन किसकी तरफ जाएगा? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, और ऋणायन किसकी तरफ आएगा? धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। पता है हमें? तो H+ तो जाएगा कहां पर? कैथोड पर, और Cl- आएगा कहां पर? एनोड पर। होता क्या है, ये जो आयन है ये एनोड और कैथोड पर आकर के अपना आवेश त्याग देते हैं, ये निरावेशित हो जाएंगे। Cl- आवेश त्याग करके Cl2 गैस में बदल जाएगा, H+ आवेश त्याग करके H2 गैस में बदल जाएगा। कैसे? जब Cl- एनोड पर आएगा तो इसका ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर Cl- का क्या होगा? ऑक्सीकरण। एनोड पर ये जो Cl- है ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो किसमें बदल जाएगा? ये हाफ Cl2 गैस। Cl- एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो Cl2 गैस बन जाएगी, एक आधा मोल Cl2 का बन जाएगा। ठीक है? अब कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी? कैथोड पर क्या होगा? अपचयन होगा। अब अपचयन किसका होगा? H+ का। कैथोड पर कौन जा रहा है? H+, तो H+ का अपचयन हो जाएगा। ये जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है? कैथोड से क्या ग्रहण करेगा? ये इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस में, हाफ H2 में। तो ये क्या बन गई? गैस, और ये भी क्लोरीन भी क्या है? गैस। ठीक, HCl लिया गया है इसके अंदर, तो एनोड पर तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या प्राप्त हो रही है हमें? हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखना, जब HCl को वैद्युत अपघटन के रूप में भरा गया है यहाँ पर, तो एनोड पर क्या प्राप्त होगा?
एनोड पर क्या प्राप्त होगी? क्लोरीन गैस। और कैथोड पर क्या प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है, ये अक्रिय इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड क्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। सामान्यतः प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं यहाँ पर, और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसीलिए काम में लेते हैं क्योंकि वो क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं। अक्रिय होने का यहाँ पर केवल इनके ऊपर क्रिया हो रही है, ये इलेक्ट्रोड खुद क्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। समझ में आ गया वैद्युत अपघटनीय सेल? क्लियर? वैद्युत अपघटनीय सेल में क्या हो रहा है वो मेन बात ध्यान रखना कि जब इसमें विद्युत का प्रवाह होता है तो एनोड पर भी कोई पदार्थ मुक्त हो रहा है और कैथोड पर भी कोई पदार्थ मुक्त हो रहा है। यानी ये जो आयन है, धनायन तो कहाँ जा रहा है? कैथोड पर अपना आवेश त्याग देता है। इसी तरह ऋणायन कहाँ जा रहा है? एनोड पर, वो अपना आवेश त्याग देता है। क्लियर? ये बात पता होनी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पर अगर हम वैद्युत अपघटनीय पदार्थ को बदल देते हैं, जैसे हमने HCl लिया, HCl की जगह कोई दूसरा वैद्युत अपघटनीय पदार्थ ले लिया जाए तो क्या चेंज होगा, क्या बदलाव होगा? तो यहाँ एनोड और कैथोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं वो बदल जाएंगे। ठीक? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं NaCl ले लेते हैं, या अभी हमने HCl लिया, HCl की जगह सेल में क्या भर दिया हमने? NaCl। ध्यान दो, जैसे सेल में हमने NaCl ले लिया तो बस चेंज क्या होगा? H+ की जगह कौन सा आयन हो गया? Na+ आयन। और NaCl का विलयन नहीं लिया हमने, ध्यान रखिए, यह NaCl लिया है पिघला हुआ संगलित NaCl। ठीक है? अगर हम इस सेल के अंदर क्या ले लेते हैं? NaCl वैद्युत अपघटनीय पदार्थ ले लेते हैं। और NaCl कैसा लेते हैं हम? पिघला हुआ NaCl। NaCl को गर्म करके पिघला लेते हैं और संगलित NaCl इसके अंदर भरते हैं और फिर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो क्या होता है? तो होगा क्या आपको पता है? Na+ कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ। और Cl- कहाँ जाएंगे? एनोड की तरफ। तो एनोड पर तो सेम उसी प्रकार Cl- का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ऑक्सीकरण होता है, पता है सबको? तो यह Cl- इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब कैथोड पर यहाँ कौन जाएगा? Na+। तो यहाँ H+ की जगह कैथोड पर कौन हो जाएगा? Na+ हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर Na+ हो जाएगा कैथोड पर, और ये Na+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम धातु में। किसमें बदल जाएगा? सोडियम धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जब हमने HCl लिया था तो कैथोड पर क्या प्राप्त हो रही थी हमें? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब हमने NaCl ले लिया तो कैथोड पर हमें क्या प्राप्त हुआ? सोडियम धातु। ठीक? तो वैद्युत अपघटनीय पदार्थ बदलेंगे तो कैथोड और एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा या पदार्थ जो है वो बदल जाएगा। ठीक है? वैद्युत अपघटनीय बदल देते हैं तो एनोड और कैथोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ भी बदल जाते हैं। अब जैसे अभी हमने लिया NaCl, कैसा लिया था हमने? NaCl कैसा लिया था हमने? पिघला हुआ। ध्यान देना, अगर हम NaCl पिघला हुआ न लेकर के क्या लेते हैं? NaCl का जलीय विलयन। मान लीजिए हमने NaCl का क्या ले लिया? एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। NaCl का जलीय विलयन ले लिया हमने इस सेल के अंदर। ठीक है? NaCl का जलीय विलयन लेते हैं। तो NaCl का जलीय विलयन लेंगे तो यहाँ, अब ध्यान देना यहाँ पर, NaCl का जलीय विलयन लेंगे तो Na+ और Cl- आयन तो होंगे जो NaCl से प्राप्त होंगे। इसके अलावा जल भी है यहाँ पर, और जल से कौन से आयन प्राप्त होंगे? जल से कौन कौन से आयन प्राप्त होंगे? H+ और Cl-। तो यहाँ पर H+ आयन भी है और H+ और OH- आयन। ठीक है? जल से कौन कौन से आयन मिलेंगे? H+ और OH-। और NaCl से कौन से आयन प्राप्त होंगे? Na+ और Cl-। NaCl, जलीय NaCl जब लिया जाता है
तो दो तरह के धनायन और दो तरह के ही ऋणायन होते हैं। NaCl से तो कौन से आयन प्राप्त होंगे? Na+ + Cl-, और जल से कौन से प्राप्त होंगे? H+ + OH-। क्लियर? अब देखिए अब यहाँ पर हमें पता है कि धनायन किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। अब धनायन कैथोड की तरफ जाएगा। धनायन में यहाँ दो हो गए, Na+ भी धनायन है और H+ भी धनायन। अब कौन सा जाएगा? इसी प्रकार ऋणायन भी दो है। अब ऋणायन किसकी तरफ आएंगे? एनोड की तरफ। अब ऋणायन कौन सा जाएगा? Cl- जाएगा या OH- जाएगा? ये निर्भर करेगा इनके ऑक्सीकृत होने की या इनके अपचयित होने की प्रवृत्ति पर। ठीक है? देखो Na+ और H+ में से कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर जाएगा कौन? H+। कौन जाएगा? H+ जाएगा कैथोड पर। क्यों जाएगा H+? क्योंकि H+ के अपचयित होने की जो प्रवृत्ति है, H+ की अपचयित होने की जो प्रवृत्ति है वो Na+ से ज्यादा होती है। H+ की अपचयित होने की प्रवृत्ति Na+ से ज्यादा होती है। देखो हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, ध्यान कीजिए। और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मैंने बताया था ऊपर से नीचे की तरफ तत्वों को अपचयन विभव यानी इलेक्ट्रॉन विभवों के घटते हुए क्रम में रखा है। और मैंने उसमें बताया था कि जो ऊपर वाला तत्व है उसका तो होता है अपचयन और नीचे वाले तत्वों का होता है ऑक्सीकरण। अगर Na+ और H+ की बात करें तो H+ Na+ से ऊपर होता है उस श्रेणी के अंदर। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में H+ जो है Na+ से ऊपर है, यानी H+ का तो हमने देखा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव कितना था? 0। मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 होता है, क्योंकि Na+ का माइनस में होता है। तो ज्यादा अपचयित होने की प्रवृत्ति किसमें है? H+। इसलिए यहाँ पर कैथोड पर बात करें तो कैथोड पर क्या होगा? अपचयन किसका होगा? H+ का। और H+ का जब अपचयन होगा तो क्या प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब बात करें Cl- और OH- की, तो इन दोनों में किसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है? इन दोनों की बात करें तो Cl- के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति OH- से ज्यादा होती है। तो Cl- का एनोड पर होगा क्या? ऑक्सीकरण। Cl- इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कहां पर? एनोड का बदल जाएगा हाफ Cl2 गैस में प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहां देखो दो तरह के धनायन है, दो तरह के ऋणायन है, लेकिन उस ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? Cl- का। अपचयन किसका हो रहा है? H+ का। यानी कौन बच गए विलयन में? Na+ और OH- आयन विलयन में ही रह जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो यानी जब NaCl का जलीय विलयन लिया जाता है तो एनोड पर क्या प्राप्त? क्लोरीन गैस। एनोड पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस। और कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखेंगे। और जब हमने पिघला हुआ NaCl लिया था, गलित NaCl लिया था, तो कैथोड पर हमें क्या प्राप्त हुई थी? सोडियम धातु। एनोड पर तो दोनों में से क्लोरीन गैस ही प्राप्त हो रही है। जलीय विलयन लेंगे तो भी क्लोरीन गैस और पिघला हुआ लेंगे तो भी क्लोरीन गैस। लेकिन कैथोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ बदल गया। ठीक है? पिघला हुआ NaCl होने पर कैथोड पर क्या प्राप्त हुआ था? सोडियम धातु। और जलीय NaCl लेते हैं तो कैथोड पर क्या प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। क्लियर? समझ में आ गया आपको? वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या ध्यान रखना है हमें? देखिए दोबारा एक बार इसको, वैद्युत अपघटनी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, जिनको किसी वैद्युत अपघटन पदार्थ में रखा जाता है। वैद्युत अपघटन पदार्थ का जलीय विलयन भी हो सकता है, वैद्युत अपघटन पदार्थ पिघला हुआ भी हो सकता है। यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं किसी बैटरी से। जिसको बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं वो तो काम करता है एनोड का, और जिसको बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं वो काम करता है कैथोड का। यहाँ ये ध्यान रखेंगे एनोड पर धनावेश होता है, कैथोड पर ऋणावेश होता है। ऑक्सीकरण कहां पर होता है? एनोड पर। अपचयन कहां पर होता है? कैथोड पर। क्लियर? और ये सेल क्या काम करते हैं? वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यानी यहां पर जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है? अस्वतः होती है।
और यहाँ गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या होता है, कमी नहीं आती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी का मान 0 से ज़्यादा होता है, यानी डेल्टा जी धनात्मक होता है इस सेल में, ये ध्यान रखिए आप। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे के नियम। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब हम